नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। आज जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर चारों तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष का हर नेता हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग कर रहा है। आखिर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, क्या आरोप लगाए हैं, सेबी की चेयरपर्सन माधवी कौन है, इनके पति धवन कौन है, अडानी के फर्म से क्या लेना देना है, और हिंडनबर्ग आखिर क्या है, ये क्या बला है जो कि जब रिपोर्ट आती है तो किसी भी देश के किसी भी फर्म के बारे में जब रिपोर्ट आती है तो तहलका मच जाता है। और क्या हिंडनबर्ग के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है? क्या इनकी रिपोर्ट इतनी पाक साफ होती है कि सारे विपक्षी नेता उसको इस तरीके से मान रहे हैं जैसे कि वो संविधान में लिखी हुई कोई आर्टिकल हो? क्या इतनी फेयर रिपोर्ट होती है? क्या हिंडनबर्ग पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है? ये सब देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरीके की बात की गई है, क्या ये वाकई घोटाला है या फिर कोई साजिश है? और साजिश है तो कितनी बड़ी साजिश है और किस तरीके से ये साजिश है, ये भी जानेंगे। और ये भी देखेंगे, समझेंगे कि आखिर माधवी बुश के ऊपर किस तरीके से हिंडनबर्ग ने अब आरोप लगाया है। पहले अडानी पर आरोप लगाया था और अब अडानी हिंडनबर्ग ने अडानी और माधवी और धवन बुश, माधवी और धवन पति पत्नी है, इन पर आरोप लगाया है। दरअसल ये जो हिंडनबर्ग है, ये हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क की एक रिसर्च कंपनी है और ये शॉर्ट सेलर फर्म है। ये शॉर्ट सेलिंग करती है स्टॉक मार्केट में। इसका ये पेशा है, रिसर्च करती है। और रिसर्च उस बात की करती है कि कहीं कोई बैड मनी या फिर मैन मेड किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस, ऐसा या आपदा कहिए जिसको कहा जाए, बहुत बड़े, उसमें आपदा का एक आकार बहुत बड़ा होता है जिससे कि बहुत करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो क्या कोई ऐसा इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या कोई ऐसी साजिश हो रही है कि दुनिया भर के कंपनियों में, स्टॉक एक्सचेंजेस में और तमाम जगहों पर वो इसकी रिसर्च करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। और इनका जो पेशा है वो है शॉर्ट सेलिंग का। वहां से ये मुनाफा कमाते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर जारी करते हैं, उससे जो उथल पुथल होती है उससे भी ये मुनाफा कमाते हैं। ऐसा इनका पेशा है। और ये न्यूयॉर्क की कंपनी है। अब इन्होंने कहा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कहने से पहले कि जांच कैसे करते हैं। ये जांच करते हैं विसल ब्लोअर्स के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। इन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया है, इसमें पत्रकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं, और तमाम जगहों पर इन्होंने विसल ब्लोअर्स तैयार किए हैं। रिपोर्ट्स ये निकालवाते हैं और उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इनका ये मैकेनिज्म है रिपोर्ट तैयार करने का, दुनिया भर में इनका नेटवर्क है। इस बार की जो रिपोर्ट इन्होंने जांच रिपोर्ट जारी की वो 106 पेज की है। और इस पर इन्होंने कहा है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच, इन्होंने मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है इन दोनों की। और उन्होंने कहा कि इस कंपनी में जो ये ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड है, इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी हैं, उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश किया है। और इसी में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी निवेश किया है। अब आप, और उन्होंने कहा इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है। और ये आरोप अडानी ग्रुप पर और माधवी पर और उनके पति पर लगाया गया है हिंडनबर्ग ने कहा है कि माधवी के सेबी चीफ बनने से 5 साल पहले 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजा था और बताया था कि उनका और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी में निवेश है
धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए। ये साफ है कि सेबी में अहम रोल नियुक्ति से पहले धवल इससे अपनी पत्नी का नाम हटवाना चाहते थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप पर जो खुलासे किए हैं उसके हमारे पास सबूत हैं, और 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में भी यही बात सामने आई है। सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ये आरोप लगाया उन्होंने। और आरोप ये भी लगाया कि जांच की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ के हाथों में ही थी। इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को हमें ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस हमें अडानी के शेयरों में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण दिया गया है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए कि अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन अडानी के शेयरों में उन्होंने ली, इसका क्या मतलब हुआ। विपक्ष ने इस रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा जेपीसी की मांग की, और उन्होंने कहा इससे जांच कराने की जरूरत है। जेपीसी मांग, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इसलिए है क्योंकि उनका ही जो सेबी चीफ है उनका पैसा उस कंपनी में लगा है और उसी कंपनी की वो जांच कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उस जांच की जो बात है वो सीबीआई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा था कि मैं वहां इंटरफेयर नहीं करूंगा, सेबी अपना जांच करे, और सेबी ने जांच कर रही है। सेबी की तरफ से भी आया है कि वो लगभग जांच पूरी हो चुकी है, एक कंपनी की जांच बाकी है। तो सेबी जांच कर रही है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए, ये बड़ा स्कैम है और इसकी जांच बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जो एलओपी है उन्होंने भी कहा है कि सेबी की क्रेडिबिलिटी के लिए जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी होगी तभी भरोसा रहेगा इन्वेस्टर्स का। इसलिए सेबी चीफ को इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया, वो सवाल उठा रहे हैं। वीडियो मैसेज जारी किया उन्होंने कहा कि इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की मोटी कमाई डूब जाती है इस पे तो कौन जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा क्या इस पर। इस तरीके से राहुल गांधी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। तेज तर्रार सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि सेबी चीफ और उनके पति का पैसा मुखौटा कंपनियों में निवेश किया गया है और ये तथ्य कोर्ट से क्यों छुपाए गए। टीएमसी नेता ने भी, सुखेंदु शेखर ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा बुच दंपत्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मतलब राजनीतिक तौर पर इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बकवास है, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सेबी को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। इस तरीके के आरोप उन्होंने कांग्रेस पर भी लगाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस इसमें हिस्सेदार है। उन्होंने इसी तरीके से राजीव चंद्रशेखर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ये हमारी जो वित्तीय प्रणाली है उसको अस्थिर करने की साजिश रची गई है, और हिंडनबर्ग की कांग्रेस के साथ स्पष्ट तौर पर साझेदारी है और इनका मकसद और लक्ष्य एक है। अब कांग्रेस को भी घेर रहे हैं लोग, हिंडनबर्ग के साथ कह रहे हैं मिली भगत है और देश में अस्थिरता लाना चाह रहा है विपक्ष और कांग्रेस। अडानी ने इसी बीच में अपनी सफाई, और माधवी ने भी अपनी सफाई दी है। अडानी ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से बकवास है, इसे वो खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से आरोप लगाए गए हैं और इससे हमारे ग्रुप को नुकसान पहुंचेगा, और यही उनकी ये उनका बदले की भावना वाला जो आरोप है वो इसीलिए। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए ये सब आरोप लगाए हैं। हमारा जो ओवरसीज होल्डिंग में जो है वो इन्वेस्टमेंट वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। फैक्ट और डिटेल्स को वो रेगुलर सार्वजनिक दस्तावेजों में देते रहते हैं। तो अडानी ने
अडानी ग्रुप ने पूरा इस रिपोर्ट को, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे साथ उनके व्यवसायिक रिश्ते हैं, वो ऐसा कोई भी संबंध हमारे साथ उनका नहीं है। वो सेबी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अडानी ग्रुप ने जो बयान है वो जारी कर दिया कि ये तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया, दुर्भावनापूर्ण है, हमारे खिलाफ ये सब आरोप हमें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। और ये पहले भी 2023 में भी हिंडनबर्ग ने लगाया था, जिसमें कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि बाद में जब उन्हें क्लीन चिट मिली तो वो रिकवर कर गए, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ था। और वो नुकसान तमाम लाखों इन्वेस्टर्स का भी हुआ था, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। अब सेबी चीफ ने जो तर्क दिए हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि देखिए ये आरोप जो हिंडनबर्ग लगा रहा है ये बिल्कुल निराधार है। सेबी की विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश है, उस पर ये हमला है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है उनके चरित्र हनन का भी मामला है। ये चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। सेबी चीफ ने कहा है कि हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रहा है वो साल 2015 में किया गया था। और हिंडनबर्ग ने भारत में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। इसको लेकर के उन्हें नोटिस भी भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि उसका जवाब हिंडनबर्ग ने नहीं दिया, हिंडनबर्ग ने। और ये इस तरीके की रिपोर्ट उन्होंने जारी करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी चीफ ने कहा कि ये निवेश तब किया गया था जब वो प्राइवेट सिटीजन थे। और उन्होंने कहा कि उस समय के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। और सभी खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सेबी को ये सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं हम लोग, और ये कोई भी जांच करेगा तो हम उनके सामने भी ये रख देंगे। अब है कि आखिर ये जो मामला है सेबी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, इस पर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या सोचते हैं। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि भाई ये शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकता है ये रिपोर्ट। हालांकि आज जो शेयर मार्केट खुले, शुरुआत में प्रभाव पड़ा, लेकिन बाद में फिर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका हो सकता है, क्योंकि सेबी के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए हैं। सेबी चीफ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, और सेबी एज संस्था जो है उस पर सवाल है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। तो इससे विदेशी निवेशक नहीं, विदेशी निवेशकों की कमी भी हो सकती है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि अगर किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी गिरती है तो इससे जो विदेशी निवेशक हैं और जो देसी निवेशक भी हैं, आम लोग भी हैं, उनको उनका भी भरोसा टूटता है। तो एक ये जो इम्पैक्ट हो सकता है, इस तरीके का इम्पैक्ट आने वाले समय में देखा जा सकता है। दूसरा ये है, क्योंकि ये सेबी सबसे बड़ी रेगुलेटरी संस्था है स्टॉक मार्केट्स वगैरह के लिए, और इनके पास तमाम अधिकार हैं, तमाम चीजें हैं, जो न्यायिक अधिकार भी हैं, किसी को दंड भी दे सकते हैं। वो सब होने की इतनी ताकतवर अगर एजेंसी है, और यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठता है तो इसकी जांच क्यों नहीं की जाए। ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बात एक व्यक्ति का नहीं है, बात है इस संस्था को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बचाने का। तो अगर संस्था नहीं रहेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो भरोसा उठ जाएगा, और वो जो लॉस होगा वो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब सवाल उठता है कि हिंडनबर्ग आखिर है क्या भला, और इसकी रिपोर्ट आखिर इतनी जरूरत से ज्यादा इस पर भरोसा क्यों कर लेते हैं लोग। एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को एक एक लेटर और उसकी स्पिरिट पर भरोसा कर लिया जाता है, जबकि वो एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट रिसर्च करती है, कंपनी है, और वो खुद इस धंधे में है। एक तो ये हो कि अगर वो स्टॉक मार्केट के धंधे में ना हो, इंडिपेंडेंट बॉडी हो और वो रिसर्च करती हो, तब बात समझ में आती है। लेकिन हिंडनबर्ग खुद इसी बिजनेस में है, वो शेयर मार्केट में मुनाफा कमाती है, शॉर्ट सेलिंग करती है और रिसर्च करती है, और उस रिसर्च का फायदा वो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जो उसकी बिजनेस पार्टनर फर्म्स हैं उनके लिए क्या नहीं करती होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के सेबी ने एक नोटिस जारी किया था, एक मामला है सेबी का। सेबी ने जांच की और पता चला कि जो पिछली बार अडानी फर्म के ऊपर जो रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट जारी करने से 2 महीने पहले एक कंपनी है न्यूयॉर्क की, हेज फंड कंपनी है,
वो कंपनी है किंगडम कैपिटल। तो किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दी हिंडनबर्ग ने, और उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक हुई। उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके उन्होंने अडानी के शेयर्स खरीदे, और बाद में जब वो शेयर्स डाउन हो गए, जो शॉर्ट सेलिंग का मामला है, शॉर्ट सेलिंग में बताऊंगा किस तरीके से, तो वो जब मार्केट में डाउन हो गए तो उन्होंने वो शेयर्स खरीदे, और वो शेयर्स खरीदने के बाद फिर उन्होंने उस पर मुनाफा कमाया। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग दरअसल एक तरीके का ऐसा टूल समझिए कि इसमें शर्त लगती है, और वो शर्त ये लगती है कि ये शेयर नीचे जाएगा। और उसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि किसी शेयर, जो ब्रोकर होते हैं उनसे शेयर उधार लिए जाते हैं, और वो उधार लेकर के उन शेयर्स को इस आधार पे वो कंपनी उधार लेती है कि ये शेयर नीचे जाएगा और इससे मुनाफा कमाया जाएगा। तो शेयर को उधार लेती हैं, और जिस प्राइस रेट में उधार लेती हैं, जिस प्राइस में, उस प्राइस में वो मार्केट में तत्काल उसको बेच देती हैं। बेचने के बाद वो शेयर जब डाउन जाता है, तब फिर वो डाउन शेयर जब प्राइस कम हो जाता है उस प्राइस में वो खरीद लेती हैं, और फिर जिससे उधार लिया था उसको वो शेयर वापस कर देती हैं। अब इस बीच में जो प्रॉफिट हुआ वो उस कंपनी को मिल जाता है। इसको उदाहरण से समझिए कि सपोज करिए कि कोई शेयर, एक शेयर 1,000 रुपए का है, किसी ब्रोकर से शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने वो शेयर उधार ले लिया, 1,000 रुपए का शेयर उधार लिया, और उधार लेने के बाद वो शेयर उसी रेट पे दूसरी कंपनी को, दूसरे ब्रोकर को बेच दिया। अब उन्होंने शेयर 1,000 का लिया, 1,000 का बेच दिया। यहाँ उधार लिया, कोई पैसा खर्च नहीं किया, यहाँ शेयर उधार आया, बेच दिया, पैसा आया। अब उस कंपनी का शेयर 800 का हो गया। कंपनी की ऐसी पोजीशन हो गई कि वो शेयर डाउन हो गया। अब वो डाउन, कई कारण हो सकते हैं डाउन होने के, वो डाउन हुआ तो 800 का हो गया। उन्होंने 800 के रेट पे शेयर खरीद लिए। मान लिया उस कंपनी से उन्होंने 100 शेयर उधार लिए थे, और 100 शेयर उन्होंने बेच दिए 1,000 रुपए के रेट पे। अब उन्होंने जब डाउन हुए तो 100 शेयर उन्होंने खरीद लिए। अब 100 शेयर्स को खरीदने के बाद उस कंपनी से जिससे उन्होंने उधार लिया था उसको वापस कर दिया कि लीजिए भाई, आपके शेयर हमने खरीदे थे, हमने उधार लिए थे, अब ये अब उधारी मैं आपको चुका रहा हूँ, ये आप हमसे 100 शेयर ले लीजिए। दे दिया। इनका पैसा लगा 800 का, 800 के हिसाब से खरीदा, बेचा था 1,000 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए का हर शेयर में मुनाफा कमा लिया इस कंपनी ने। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग और हिंडनबर्ग का यही मेन बिजनेस है, शॉर्ट सेलिंग वो करते हैं। अब इस पे सवाल जो उठते हैं वो सवाल ये उठते हैं हिंडनबर्ग पर कि क्या ये जितनी भी कंपनियों की शॉर्ट सेलिंग करते हैं, क्या ये उन्हीं कंपनियों की करते हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट रिसर्च करते हैं? क्योंकि इन्होंने ग्लोबल नेटवर्क फैला रखा है, और निश्चित तौर पर इनके साथ जो लोग जुड़ते होंगे उनको पैसा मिलता होगा। पैसा मिलता होगा तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। खुद शॉर्ट सेलिंग करते हैं, या अपने जानने वाले लोगों की कंपनियों से शॉर्ट सेलिंग करवाते हैं। वो रिपोर्ट पहले उनको दे देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो देने लायक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन लेने से वो उन शेयर्स को खरीद लेते हैं। वो कंपनी, मान लिया किसी को ये पता चल जाए कि ये शेयर्स डाउन होने वाले हैं, तो वो पहले से ही खरीद के रख लेगा। अब वो खरीद के रख लिया, जब वो डाउन हुए तब उसने उनको खरीदा और बेच दिया, और उसके बाद जब डाउन हुए तो फिर खरीद लिया, और उसके बाद उधार शेयर चुकता कर दिए। तो इस तरीके से वो मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर वो डाउन नहीं हुए तो फिर, और अगर बढ़ गए तो बड़ा रिस्क है कि खरीदा आपने, उधार लिया आपने 1,000 रुपए का, और वो शेयर 1,200 का हो गया, तो आपको 1,200 रुपए में खरीद के उसको वापस करने पड़ेंगे, 200 रुपए का फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हाई रिस्क है इस बिजनेस में। लेकिन और इसी से यहाँ पर सवाल उठता है कि इतना हाई रिस्क लेकर के क्या ये कंपनी फेयर तरीके से इस मार्केट में बिजनेस करती है, या फिर इस तरीके की जो रिपोर्ट तैयार करती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले उस रिपोर्ट को बेचती है, और
उसके आधार पर तमाम कंपनियां उस पर कारोबार करती है और उनसे वो कमीशन लेती है। इसी तरीके के कमीशन के मामले में जो न्यूयॉर्क की एक हेज फंड कंपनी है, कैपिटल किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट, उससे इनको 30% का जो कमीशन है वो मिला है। और वो कमीशन के हिस्से में $4.1 मिलियन इनको मुनाफा हुआ, वो पैसा मिला। और सेबी कह रही कि अभी 1.4 मिलियन इनको मिलना बाकी है। तो इतना बड़ा मुनाफा ये अडानी के शेयर्स की जो रिपोर्ट आई थी पहले, उसके पहले वाले उसमें इन्होंने कमा लिया है। अब अडानी पर इन्होंने रिपोर्ट जारी की और अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने 5 मिलियन से भी $5.5 मिलियन का मुनाफा कमाया। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। और अभी इन्होंने उस पे जो सेबी ने उनको एक नोटिस भेजा जिसका जवाब हिंडनबर्ग ने नहीं दिया है। और हिंडनबर्ग ने, जो मैं कह रहा था कि इस लाइन को अंडरलाइन कर लिए, कि उन्होंने जो शुरुआत में ही उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनको सेबी ने नोटिस भेजा है, जबकि उन्होंने तो खुद सेबी के कटघरे में खड़ा किया। उसका जवाब देने के बजाय सेबी ने उन्हें खुद नोटिस भेजा है क्योंकि उन्होंने अडानी के शेयर पे शॉर्ट पोजीशन ली। अब ये आप सोचिए कि शॉर्ट पोजीशन क्यों ले रहे हैं भाई आप? जब आप अडानी पर ही रिपोर्ट जारी कर रहे हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या नहीं बनता है? जो आपने एक तरीके से कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन आपने निकाली और आपको मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन हलचल पैदा कर सकती है, और हलचल जब पैदा करेगी तो उसका शेयर डाउन जाएगा। शेयर डाउन जाएगा तब आप वो शेयर खरीद लोगे, और खरीदने के बाद जिससे आपने उधार लिया है उसको आप वापस कर दोगे, तो बीच का मुनाफा आपका हो गया। तो क्यों आपने शॉर्ट पोजीशन ली अडानी के शेयर्स में, ये क्लियर करना जरूरी है। क्या आप नैतिक आधार पर, भले ही कानूनी तौर पर आपने गैर कानूनी काम नहीं किया हो, लेकिन क्या नैतिक आधार पर आपने एक तरीके से अनैतिक काम नहीं किया कि जिस कंपनी की आप जांच कर रहे हैं उसी की कंपनी में, उसी कंपनी के शेयर पे आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं? ये तो निहायत एक तरीके से कहा जाए अनैतिक काम है। फिर आपकी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? हो सकता आप यही कारोबार करते हो कि आप रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट के बाद आप हो सकता है उन कंपनियों को ब्लैकमेल भी करते हो। अगर ब्लैकमेल नहीं करते हैं तो आप कम से कम इंफॉर्मेशन, जो बहुत बड़ी ताकत है, इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके आप मुनाफा कमाते हैं। तो ये एक तरीके से साजिश कही जाएगी अगर ये इस तरीके के कामों में एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये साजिश है, ये भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की साजिश है। निश्चित तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई कारोबार नहीं है इनका कि जिसकी ये रिपोर्ट जारी करते हैं, उस कंपनी की ये शॉर्ट पोजीशन नहीं लेते हैं उसके शेयरों की, तो फिर ये घोटाला है। और सेबी चीफ, अडानी और इन सब की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग हमारी अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तीनों जांच के दायरे में है, सेबी, अडानी और हिंडनबर्ग। सेबी चीफ पर आरोप है कि उन्होंने जो जिस कंपनी पे उनका पैसा लगा हुआ है उसी कंपनी की वो जांच कर रही इरेगुलरिटीज की। तो ये तो कहीं से भी फेयर नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जांच या इस तरीके का, आपने देखा होगा कभी कभी जजेज भी इस तरीके के जब मामले आते हैं जिनका उनसे किसी भी तरीके से कोई भी लेन देन होता है, लेना देना होता है, कोई भी एसोसिएशन होता है घर परिवार के सदस्यों का भी, तो वो केस वो सुनवाई नहीं करते, हट जाते स्वयं। अब सेबी जब जांच कर रही थी तो सेबी चीफ को हट जाना चाहिए था कि ये जांच मेरे गाइडेंस में नहीं होगी, इस जांच के लिए एक अलग जांच टीम जांच करेगी, क्योंकि इसमें मेरे पति के मेरे शेयर्स लगे हैं। भले ही आपने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए हों शेयर्स, फिर भी आपका और आपके पति का पैसा एक ही है, तो वहां से आपको हट जाना चाहिए था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या इसमें कहीं कोई इरेगुलरिटी है क्या? इसी तरीके से अडानी के फर्म के ऊपर जो बात आ रही है कि ऑफशोर कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है और शेयर मार्केट को इस तरीके से शेयर के रेट आर्टिफिशियली, मतलब वो
एक तरीके से पैसा लगा करके शेयर को कभी अप करते हैं, कभी डाउन करते हैं। तो इस तरीके का जो खेल है, ये भी क्या इलीगल है या अनैतिक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या अडानी की फर्म इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए वो सही है या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ में हिंडनबर्ग की भी जांच होनी चाहिए कि क्या किस तरीके के कारोबार में ये कंपनी लगी हुई है, क्या वो शॉर्ट पोजीशन लेकर के मुनाफा कमाती है उन कंपनियों के शॉर्ट पोजीशन लेकर के जिनके बारे में वो खुद जांच कर रही होती है और वो जांच रिपोर्ट पब्लिक करती है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हो सकती है जिनकी वो पब्लिक करती ही ना हो, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वो पब्लिक करती है। तो जहां पर उसको शॉर्ट पोजीशन लेने का, मुनाफा कमाने का मौका मिलता है, वो क्या कमाती है क्या इस तरीके से, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिला के ये तीनों लोग जांच के दायरे में होने चाहिए और कोई इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी इसकी जांच करे, तभी इस पे जो भी कुछ होगा वो पता चलेगा। वरना अगर इसको कवर कर दिया गया, कुछ नहीं पता चलेगा। विपक्ष जिस तरीके से जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी की मांग बिल्कुल मान लेनी चाहिए, जेपीसी भी जांच करे। और सरकार को लगता हो कि अगर विपक्ष के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं भारत को बदनाम करने में, भारत को अस्थिर करने में, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार में आप हैं और सरकार किसी की भी जांच करा सकती है जिसके ऊपर उसे आशंका हो, शक हो। सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि लाखों करोड़ों छोटे छोटे निवेशकों के बात है, उनका करोड़ों जो एक तरीके से जब पिछली बार अडानी रिपोर्ट आई थी तो बहुत पैसा डूब गया था और बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक मर गए बेचारे उसमें। मतलब मर गए, मतलब आर्थिक तौर पर मर गए, क्योंकि बहुत सारे नौकरी पेशा लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो जो है वो बाद में कभी आते ही नहीं वापस कि वो रिकवर भी कर सके। फिर वो उस घाटे को, नुकसान को कहते हैं ठीक है अब इसको बेच के शेयर निकल चलो, क्योंकि अब उनको उम्मीद ही नहीं होती, उनको झटका लगता है। तो इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं और इसमें नुकसान होता है आम जनता का, छोटे छोटे निवेशकों का। तो उनका ख्याल रखना चाहिए सरकार को, और एक जांच, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, जेपीसी भी जांच करे और कोई एजेंसी भी जांच करे जिस पर भरोसा किया जा सके। और इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आप यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और वो लोग नए हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।